हम लोग फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। तो बायोलॉजी का डेफिनेशन जो है ये इसको क्या कह सकते हैं, स्टोरी ऑफ लाइफ, ओके, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके बाद इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, स्टोरी ऑफ आपका लिविंग लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो इस तरह हमने बायोलॉजी का डेफिनेशन देखा कि बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है एंड देयर रिलेशनशिप, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप को हम लोग बायोलॉजी के स्टडी करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सबसे पहले जो है अर्नस्ट मेयर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी माना जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ओके, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो इससे क्या पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारे ये के बारे में डिस्कवर किया था, इवोल्यूशन से रिलेटेड कंसेप्ट दिए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी के फर्स्ट पैरा में पहुंच रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो आपका पहला पॉइंट है लिविंग को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। तो लिविंग को डिफ़ाइन करने के लिए दो तरह से पॉइंट हम लोग ये कर सकते हैं, एक डिफ़ाइनिंग कैरेक्टर्स से आते हैं और एक जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आता है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो डिफ़ाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आपका जो है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मेटाबॉलिज्म आ जाएगा। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में होता है कि जो प्रोडक्ट सिंथेसिस होते हैं और कैटाबॉलिज्म में जो प्रोडक्ट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो कैटाबलाइज होते हैं। ओके, तो ये दो प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। ये डाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है, वहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आपका जो है आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आपका नेक्स्ट जो आता है कॉन्शियसनेस आता है, कॉन्शियसनेस। ये सारे जो है आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आएगा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि वो मल्टी सेलुलर है या फिर अपना सिंगुलर सेलुलर। ओके, उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उसको बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स ये किया जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। पहला है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इस दो बेसिस पे हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रॉपर्टी होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें है मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर की बात की जाती है तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है। ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं हमारा। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, जो सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके ये सिलेबस में। तो सिस्टमैटिक किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक जो है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी को कहते हैं, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी।
स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की वेराइटीज़ जो होती है, डाइवर्सिटी होती है, उसकी स्टडी को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और जो उनका रिलेशनशिप होता है उनके इवोल्यूशन से, मतलब इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये आपके सिस्टमैटिक्स के डेफिनेशन आ गए। ओके, यहाँ पर जो है इस जो क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी है, इसमें कैसे ये डिवाइड किया जा सकता है 3 बेसिस पे। आइडेंटिफिकेशन, आपका नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन, उसके बाद है आपका नॉमेनक्लेचर। तो इस तरह जो है सिस्टमैटिक्स को डिफ़ाइन किया गया है। उसके स्टडी जो डाइवर्सिटी से जो रिलेटेड स्टडी है और उनके जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उस पर बेस्ड जो है सिस्टमैटिक्स को डिफ़ाइन किया गया। ओके, तो अभी हम लोग कुछ फुल फॉर्म्स देखेंगे जो कि हमेशा इसमें आते रहते हैं। पहला है ICBN, उसके बाद है ICZN, नेक्स्ट है आपका ICVN, उसके बाद है आपका ICNB, उसके बाद है आपका ICNCP। तो पहले का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पहले का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट है आपका ये सेम पॉइंट रहेगा, यहाँ पर जेड की जगह पे जूलॉजिकल लगा देना है। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो एनिमल से रिलेटेड जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है उसको ICZN के कैटेगरी में डिवाइड किया है। नेक्स्ट है ICVN, तो इसका भी सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर वायरस से रिलेटेड बात की गई है, नॉमेनक्लेचर। अगला आपका पॉइंट है ICNB। ICNB का क्या होता है? ये N जो है सेम कोड्स है लेकिन B फॉर बैक्टीरिया है, इंटरनेशनल कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, कोड फॉर नॉमेनक्लेचर होगा। ओके, फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। सेम केस यहाँ पर क्या होगा? कल्टिवेटेड प्लांट्स की बात की गई है, यहाँ पर सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। यहाँ पर कल्टिवेटेड प्लांट की बात कही गई है। तो ये जो थे ये इम्पॉर्टेंट आपके जो एब्रिविएशंस हैं वो एक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ नोन कितना है, हमारा जो NCERT बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, एंड 1.7 to 1.8 मिलियन जो है, समझ लीजिए कितने स्पीसीज़ है ये, इतने जो मिलियन है 7 मिलियन के अप्रॉक्स में जो अभी अननोन स्पीसीज़ को अगर कैलकुलेट किया जाए, यहाँ पर नोन स्पीसीज़ की बात की जाती है कि जो इतने हैं वो हमारे नोन स्पीसीज़ हैं, जिसके के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग डिटेल बहुत सारी स्टडी नहीं हुई लेकिन अभी तक हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो स्पीसीज़ के बेसिस पे और उसके ऑथर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, तो अब उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो काइंड्स जो होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन स्पीसीज, जो उसके ऑथर वगैरह होते हैं
जैसे जैसे डिस्कवरी होती है उसके बेसिस पे। चलिए, तो पहला है होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है? होलोटाइप उसी कहते हैं जैसे कोई भी अगर न्यू ऑर्गेनिज्म है, न्यू स्पेसीज़ है, तो उसकी डिस्कवरी हुई तो उसको होलोटाइप की कैटेगरी में कहा गया। ओके, होलोटाइप की कैटेगरी में डाला जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पेसीज, पूरी तरीके से नया स्पेसीज रहेगा, उसको पहले कोई नहीं जानता होगा, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पेसीज वो होलोटाइप आ जाएगा। आपका नेक्स्ट है सिनटाइप। सिन से नाम से ही हमको समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा जो वहाँ पे जब होलोटाइप नहीं रहे तो वहाँ पे दो से ज़्यादा जो स्पीसीज़ रहते हैं उसको बोला जाता है व्हेन देयर इज़ नो होलोटाइप। व्हेन नो होलोटाइप, तो यहाँ पर जो ये इसका मतलब हो गया कि यहाँ दो से अगर बहुत सारे जो स्पीसीज़ है वो होलोटाइप से मैच करते हैं लेकिन वहाँ पर होलोटाइप नहीं है, तो वहाँ पर सिन मतलब सेम, जो तो वहाँ पर इसको सिन टाइप के कैटेगरी में डाला जाता है। ओके, रेफर्स टू टू और मोर स्पेसीज। चलिए, अगला हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या होता है? तो ये डिस्कवरी और ऑथर के बेसिस पे दिया गया है। जब वहाँ पे होलोटाइप नहीं रहेगा, वो ओरिजिनल मटेरियल से उसको ये किया जाएगा, उसी को, जब होलोटाइप वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो स्पेसीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो सेम ओरिजिनल मटेरियल से, सेम स्पेसीज से, उसी के जैसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है उसको लेक्टोटाइप कहते हैं। ओके, specimen selected from original material। चलिए आगे मूव करते हैं हम। जो ओरिजिनल, अब हमारा नेक्स्ट हो गया पैराटाइप और कोटाइप। ओके, पैराटाइप और कोटाइप, ये क्या होता है? इसके बाद और एक है न्यू टाइप है। पहले हम लोग सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। न्यू टाइप है, इसके बाद है आइसोटाइप और इसको टोपोटाइप भी कहते हैं। ओके, टोपोटाइप। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पैराटाइप क्या होता है? पैराटाइप जब स्पेसिमेन को डिस्क्राइब किया हुआ होता है होलोटाइप के। जैसे यहाँ पर सपोज़ हमने कोई स्पेसीज लिया। ओके, ये होलोटाइप में कोई एक स्पेसीज जिसके की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसी के साथ जब सेम टाइप का स्पेसीज लिया गया, ओके, तो वहाँ पर जो है उसको पैराटाइप कहा जाएगा। ओके, मतलब सेम स्पेसिमेन जो होता है, जो कि होलोटाइप के साथ मिला होता है, specimen along with पैराटाइप। चलिए अगला है कोटाइप। क्या होता है? उसी को, पैराटाइप को ही कोटाइप कहते हैं। ओके, पैराटाइप कहो या कोटाइप, दोनों आपका सेम पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका न्यू टाइप। मतलब जैसे आपने यहाँ पर नेम ही सजेस्ट कर रहा है, न्यू टाइप का मतलब क्या होता है? जब न्यू नॉमेनक्लेचर टाइप है, न्यू, जब न्यू स्पेसीज है, जब वहाँ पर होलोटाइप नहीं आया। ओके, होलोटाइप नहीं हो लेकिन उसी के बेसिस पे न्यू स्पेसिमेन अगर आया जाए तो उसको बोलते हैं न्यू स्पेसिमेन, उसको न्यू टाइप कहेंगे। जब होलोटाइप नहीं रहेगा, नो होलोटाइप, यहाँ पर नो होलोटाइप। इसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे, तो आप ये मत कीजिए, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्क एज अ डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। यहाँ पर डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट के टर्म में, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, जैसे कॉपी होता है ना, उसको क्या कहेंगे? किसी भी चीज़ का अगर जैसे आपने सपोज़ ये A4 साइज़ प्रिंट मटेरियल निकाला, उसी का जब जेरोक्स कराया तो वो क्या हो जाएगा? आइसोटाइप की तरह उसको डील करेंगे। ओके, डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है।
तो पहला हो गया आपका होलोटाइप। हाँ, पहला हो गया आपका होलोटाइप। क्या होता है, कोई भी अगर नया स्पीसीज ये में आए, मार्केट में आए, तो उसको होलोटाइप कहा जाता है, पूरी तरीके से न्यू स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट है आपका सिनटाइप। जब वहाँ पर होलोटाइप नहीं रहा और एक ही जैसे उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करते हुए दो या उससे ज़्यादा स्पीसीज हैं, उसको सिनटाइप कहेंगे। यहाँ पर दो स्पीसीज या उससे ज़्यादा स्पीसीज। लेक्टोटाइप में क्या होता है कि जब स्पेसिमेन, अब जैसे मान लो होलोटाइप लिया, उसी से उसको होलोटाइप उसी से क्या किया कि कोई भी स्पेसिमेन सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये होलोटाइप हो गया। तो होलोटाइप से जो ओरिजिनल मटेरियल से जो सेलेक्ट किया गया था वो आपका लेक्टोटाइप कहलाएगा। ओके, स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल, जैसे कि होलोटाइप जहाँ से हम लोग न्यू स्पेसीज ये किए थे। पैराटाइप क्या होता है, समझ लीजिए उसका भाई हो गया। जो भी होलोटाइप अगर साथ में आए तो इसके साथ जो है पैराटाइप भी होता है। तो अलॉन्ग विथ जो स्पेसिमेन डिस्कवरी किए जाते हैं होलोटाइप के साथ, उसको पैराटाइप कहते हैं। न्यू टाइप, न्यू से नाम ही समझ में आ रहा है कि न्यू स्पेसिमेन होते हैं। अब होलोटाइप वहाँ पर सपोज वहाँ से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर न्यू स्पेसिमेन जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो आपका न्यू टाइप कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइसोटाइप। आइसोटाइप मतलब डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। यहाँ पर होलोटाइप है, यहाँ पर पैराटाइप है। ओके, अब इसी का डुप्लीकेट अगर सेम टू सेम बना लिया गया डिस्कवरी करके, तो उसको डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप कहेंगे या फिर आइसोटाइप। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम लोग देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर जो होता है वो किस तरह से होता है। नॉमेनक्लेचर, किसी भी कैटेगरी का हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ जो है पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए कितने तरह का नॉमेनक्लेचर होता है। एक बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल अभी हम लोग सबसे ज़्यादा फेमस जो नॉमेनक्लेचर है वो बाइनोमियल है। सेकेंडरी जो है आपका ट्राइनोमियल होता है। नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होता है। ओके, तो बाइनोमियल मतलब जैसे कि हम लोग अगर कोई भी अगर स्पेसीज है तो उसको किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जीनस और एक स्पेसीज। जो उसके जो जेनेटिक एपिथेट लिखे जाते हैं वो आपका बाइनोमियल कैटेगरीज में आएगा। इसको किसने दिया था, गैस्पर्ड एंड कार्लस लीनियस ने। ओके, तो इसकी बात जो है इन्होंने ये निकाली थी। नेक्स्ट है इसके ट्राइनोमियल की किसने बात की थी, लैमार्क ने। ओके, लैमार्क। सपोज इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे ब्रासिका को ऑफ एरेसिया एंड वाटरटाइटिस। तो ये ट्राइनोमियल मतलब इसमें 3 जो है वो काइंड इंक्लूडेड होते हैं। ओके, पोलिनोमियल मतलब बहुत लंबे पहले पुराने टाइम में, जो पूरा एंशिएंट टाइम था उस टाइम में हम लोग ये क्लासिफिकेशन जो नॉमेनक्लेचर टाइप इसको कंसीडर करते थे। इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी इंक्लूड किए जाते थे। जैसे कि सपोज़ ये है कैरियोफाइलम, सेक्सुअटाइटिस, फॉलीज, ग्रामिनीज, ये सब जो है आपके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के जो है वो आपको कंसीडर किया जाता था। तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर के टाइप पढ़े हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। ओके, टैक्सोनॉमी के काइंड्स भी पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो है वो टैक्सोनॉमी के का जो हम लोग ये जानते हैं किस तरह करते हैं, इसका जो है INC के बेसिस पर करते हैं। ओके, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कोई भी अगर स्पीसीज होता है उसको रैंकिंग दी जाती है। तो पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं कि किस कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है। ओके, लेकिन सिस्टमैटिक्स में क्या आ जाता है, इसमें कैरेक्टराइजेशन भी आता है। हमने सिस्टमैटिक्स में बात किया था। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, इसमें कैरेक्टराइजेशन पहले होता है, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन और सबसे लास्ट में जो है नॉमेनक्लेचर आता है। ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा, कैरेक्टराइजेशन,
आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। मतलब ये सारे जो है पहले कैरेक्टर के बेसिस पे उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसको पहचान करेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद में हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये ज़्यादा जो बेस्ट मेथड माना जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में डिफरेंसेस क्या हैं। ओके, चलिए अब अगले टैक्सोनॉमी के भी जो फर्दर काइंड्स डिवाइडेड है, एक अल्फ़ा टैक्सोनॉमी है, एक बीटा टैक्सोनॉमी है। ओके, अल्फ़ा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है वो देखेंगे अभी। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी एंड बीटा टैक्सोनॉमी। तो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी मतलब मॉर्फोलॉजीज के बेसिस पे अगर कोई भी स्पीसीज़ है उसका डिस्टिंग्विशन हो, उसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो हमारा अल्फ़ा टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। ओके, मॉर्फोलॉजी। और यहाँ पर क्या है, एनाटॉमी के बेसिस पे। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको उसके स्टडी के बेसिस पे अगर कोई भी स्पीसीज़ को कैरेक्टराइज किया जाए तो वो हमारा एनाटॉमी के बेसिस पे होता है। सिस्टमैटिक में हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करते हैं। टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमी का भी हम लोग काइंड पढ़ा है, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, एक होता है ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ओमेगा टैक्सोनॉमी में क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सबसे बेस्ट जो है हम लोग अभी जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाला जो टैक्सोनॉमी है उसको कंसिडर करते हैं, उसी को सिस्टमैटिक्स के रूप में कहा गया। ओके, फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी में डिफरेंशिएशन। अगले मूव करते हैं। अब हमारा ये चैप्टर जो है मैक्सिमम कवर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी कितने हैं। मतलब यहाँ पर अभी हम ब्रांचेस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो ये ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी कितने हैं। ब्रांचेस मतलब जो टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस कितने हैं, मतलब शाखाएं उसकी कितनी हैं टैक्सोनॉमी। तो पहला ब्रांच जो है वो आपका बेस्ड ऑन, जैसे कि अल्फ़ा टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था उसको अल्फ़ा टैक्सोनॉमी या फिर ओल्ड सिस्टमैटिक्स भी कह सकते हैं, जिसमें कि क्लासिकल और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जैसे जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उसको डिवाइड किया गया। ओके, एक हो गया इसको क्लासिकल बोलते हैं। क्लासिकल सेम जो हमने बात की थी जस्ट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्लासिकल कहा जा सकता है, क्लासिकल स्ट्रीट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसको क्लासिकल कहा गया है। और इसको क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी कहा गया है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वाला, जिसको फाइलोजेनेटिक ही कहा गया है। और इसके बाद एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी हो गया, साइटो टैक्सोनॉमी जिसमें कि क्रोमोसोम का स्टडी किया जाता है। तो ये ब्रांचेस है। चलिए इसको लिख लेते हैं। क्लासिकल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक हो गया। ये सब आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, फाइलोजेनेटिक। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल। अगला है आपका साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें कि क्रोमोसोम वगैरह की स्टडी की जाती है।
ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके डाटा के रूप में ये इंक्लूड किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। आपका अगला है कैरियो टैक्सोनॉमी, जो इसमें न्यूक्लियर स्टडी की जाती है, उसके बेसिस पे कैरेक्टर अगर दिए जाएँ फिर उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसको कैरियो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये सब आपके ब्रांचेस थे। ये सारे आपके ब्रांचेस थे जो कि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड थे और इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्लासिकल जो कि अल्फ़ा केवल जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए उस पर जो स्टडी की जाती है, ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद ये इंटरनल हो गया, इसको आर्टिफिशियल भी कहा गया है। इंटरनल ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर करता है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ओके, और ये क्रोमोसोम बेस्ड है, क्रोमोसोम जो स्टडी की जाती है उसके बेसिस पे। ओके, यहाँ पर इसको एक और आपका पॉइंट है, उसमें कीमो टैक्सोनॉमी आती है, ये एक्सपेरिमेंट बेस पे आता है। एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूड आते हैं उसके बेस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, और ये नंबर्स डाटा जो है कंसिडर करता है। आपका कैरियो टैक्सोनॉमी मतलब हो गया जैसे न्यूक्लियर स्टडी जो की जाती है, न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोम स्टडी जो की जाती है, ये इसमें दोनों आ जाएंगे। ओके, एक और पॉइंट रह गया है आपका, वो है आपका कीमो टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे इसको? कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी क्या होता है? वो डीएनए सीक्वेंसिंग के बेस पे होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग के बेस पे। तो ये आपके ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे अगले पॉइंट्स की ओर। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो है वो किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं? टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है वो उसके बारे में अभी हम लोग डील करेंगे। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लर्न करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये नीचे से ऊपर की ओर है, इसका डायरेक्शन आप लोग समझ लेना। जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो जैसे सपोज़ यहाँ पर स्पीसीज़ हो गया और यहाँ पर किंगडम हो गया। ओके, तो किंगडम से स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करते रहते हैं। ओके, तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? जैसे ही हम लोग स्पीसीज से ये की ओर जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं तो कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो सपोज़ आपको पूछा जाएगा कि स्पीसीज़ के कंपेयर में आपका जो फैमिली में कैरेक्टर्स जो वो क्या होंगे, तो वो स्पीसीज़ के कंपेयर में उसके कैरेक्टर के जो नंबर है वो कम हो गए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम लोग नीचे जाते हैं, ओके, वहाँ उसी का जस्ट अपोजिट ये कर लीजिएगा। किंगडम से अगर स्पीसीज़ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो डिक्रीज़ करेंगे, अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो कैरेक्टर इंक्रीज़ करेंगे। ओके, उसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हायर द टैक्सा मोर द ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पर जितने भी टैक्सा ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म की संख्या जो होगी, ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो लोअर होंगे, लोअर नंबर में होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपका। चलिए अगला है हमारा टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में अभी हमने पढ़ा। इसमें रैंकिंग किस तरह की करनी है? पहले है हमारा स्पीसीज़, अगर रैंकिंग करनी है तो हम किस तरह करेंगे?
तो इसके रैंकिंग के लिए हम लोग पहले लेंगे स्पीसीज, इसको यहीं से लिख देती हूँ। पहले होगा हमारा किंगडम, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, फाइलम। अगर हम लोग एनिमल की बात करते हैं तो फाइलम हो जाएगा, और प्लांट की बात करते हैं तो वो डिवीज़न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लास आ जाएगा, क्लास। उसके बाद आपका ऑर्डर, उसके बाद आपका फैमिली, इसको फ्रेश लिख देती हूँ। रैंकिंग कैसे करनी थी हमें, चलिए यहाँ इस तरह लिख देते हैं, स्पेस कम था। किंगडम हो जाएगा, उसके बाद फाइलम, ओके, फाइलम या डिवीज़न हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है क्लास हो गया, फिर उसके बाद ऑर्डर, और फिर फैमिली, जीनस, और लास्ट हो जाएगा आपका स्पेसीज। तो इस तरह जो है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के ऑर्डर होंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, इसमें हम लोग ने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखा। जैसे ही हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं तो कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज़ होंगे और ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। उसी तरह अगर किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ जा रहे हैं तो जो है हमारा कैरेक्टर जो है इंक्रीज़ होगा, मतलब कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, आपको मिलेंगे स्पीसीज़ में एज़ कम्पेयर टू किंगडम, लेकिन ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो कम होता जाएगा। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट डिस्कस कर लिए। हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया है इस ये में क्लास 11 के चैप्टर 1 में, पहला पॉइंट है टैक्सोनॉमिकल एड। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजिकल, ये सारे जो हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहले आ जाता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम जो है इसको शॉर्टकट में कैसे याद करते हैं? DPP, इस तरह करके याद कर सकते हैं। ओके, तो DPP का मतलब क्या हो गया? पहले जो है कोई भी अगर हर्बेरियम में रखा जाता है तो ड्राइड कोई भी हर्बेरियम एक वहाँ पर एक ये होता है, संस्था होता है जिसमें कि उसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लीव्स होते हैं या फिर कोई भी चीज़ स्पीसीज जो होती हैं उसको इस मेथड के द्वारा करने के बाद उसको रखा जाता है। ओके, तो पहले ड्राइड किया जाता है, फिर उसको प्रेस्ड किया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये मेथड जो है वो हर्बेरियम में फॉलो किया जाता है। ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, उसके बाद उसको प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें एग्जांपल जो है लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो कहाँ पाया गया है? लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। उसी तरह आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका जो लार्जेस्ट इंडियन जो है आपका इंडिया में आपका कहाँ आया है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन इसको कहा गया है। ये इंग्लैंड में था आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये है आपका कोलकाता में। ओके, तो चलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहा ये से रिलेटेड। हर्बेरियम में इंफॉर्मेशन क्या क्या मेंशन करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन, हर्बेरियम अगर जैसे कहीं भी हर्बेरियम आप जा रहे हो तो वहाँ पर कोई भी आप स्पीसीज़ लेते हो तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो उसमें डेट मेंशन होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? प्लेस होगा, कहाँ से वो जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया है। ओके, प्लेस ऑफ कलेक्शन। आपका अगला पॉइंट है उसका लोकल नेम, उसका इंग्लिश नेम जो कॉमन उसका इंग्लिश नेम होता है। ओके,
फिर उसके बाद उसका बॉटनिकल नेम, ये 3 चीज़ें मेंशन होती हैं। बॉटनिकल नेम हो गया, ये सारी चीज़ें, डेट, कलेक्शन, उसका फैमिली क्या है, मतलब वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, स्पीसीज़ का कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, और किसने उसको कलेक्ट किया, मतलब उसके कलेक्टर का नेम भी इंक्लूडेड होता है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन था हर्बेरियम के बारे में, जो कि आपका ये इम्पॉर्टेंट था। लार्जेस्ट इंडियन और एशियन में आपका ये एग्जांपल आ जाएगा। ये हो गया आपका हर्बेरियम के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है वो हमारा है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन ये क्या होता है? तो बॉटनिकल गार्डन जो है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स उसको कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स किए जाते हैं। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। तो बहुत सारे जो कलेक्शंस होते हैं उसको आपने देखा होगा, बॉटनिकल गार्डन आप टूर करते होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग काइंड्स के जो प्लांट को ये किया जाता है, वहाँ पर ये कल्टीवेट किया जाता है, मतलब वहाँ पर प्रोसेस करा के उसको रखा जाता है। फिर बहुत सारे प्लांट का कलेक्शन होता है जो कि आपको जनरली नहीं मिलते हैं। ओके, तो जो है पहले लार्जेस्ट जो है आपका लार्जेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन एशिया। ओके, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है। ओके, इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये हावड़ा में है। कहाँ है? हावड़ा। ओके, नेक्स्ट आपका है लार्जेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में। आपका लार्जेस्ट अगर कंसीडर किया जाए तो वो क्यू में है। ओके, जो कि इंग्लैंड का पार्ट है। चलिए अगला है आपका, ये फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड किया गया था। जो फर्स्ट बॉटनिकल है, बॉटनिकल गार्डन जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था? वो पाइसा में किया गया था, जो कि इटली में है, इटली। ओके, और इसके बाद है ये कुछ इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है, उससे रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका लाल बाग। पूछा जाता है कि लाल बाग जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो लाल बाग जो है वो आपका बेंगलुरु में है। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु में है। फिर आपका नेक्स्ट हो गया आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। सेकंड आपका हो गया नेशनल बॉटनिकल गार्डन, वो किधर है? वो आपका लखनऊ में है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है आपका जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है। नेक्स्ट हो गया आपका, ये लास्ट है आपका जो लॉयड जो है आपका बॉटनिकल गार्डन किधर है? आपका दार्जिलिंग में। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला हमारा जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो म्यूज़ियम के बारे में है। म्यूज़ियम क्या होता है? तो म्यूज़ियम जो है वहाँ पर बहुत सारे जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको स्टोर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो यहाँ पर कैसे, किस मेथड के द्वारा फॉलो किया जाता है कलेक्शन, जो कैसे किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग मेथड फॉलो करते हैं। पहला है हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। फिर किलिंग है, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, तो उसके अंदर स्टफिंग करके उसको जो है ये मेथड फॉलो करते हैं। ओके, म्यूज़ियम में स्टोर करने के लिए। आपका अगला है ड्राई स्पेसिमेन जो है उसको क्या कहते हैं? जो ड्राई स्पेसिमेन जो है ड्राई स्पेसिमेन जैसे बोन्स हो गया, प्लांट्स हो गया, उसको इस तरह रख देते हैं। और जो वेट स्पेसिमेन है उसको उसके लिए जार का इस्तेमाल करते हैं। ओके,
आपने देखा होगा फॉर्मेलिन करके लिक्विड इस्तेमाल होता है वेट स्पेसिमेन, जो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, उनको जार में रखा जाता है। ओके, फॉर्मेलिन के साथ। फॉर्मेलिन लिक्विड का नाम है जो कि स्टोर करने में यूज़फुल होता है। चलिए, अगला हो गया आपका जूलॉजिकल। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल ऐड है, जूलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल ऐड। तो जूलॉजिकल जो है आपका क्या होता है, जूलॉजिकल जनरली जो जूस में जो एनिमल्स के कलेक्शन को कहा जाता है। ओके, इसको जू भी कह सकते हैं। जू यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके रियल इन्वायरमेंट में उनको रखा जाता है। जू या जूलॉजिकल पार्क भी कहा जा सकता है इसको। ओके, तो ये भी आपका टैक्सोनॉमिकल ऐड है। आपका लास्ट जो है की है, की भी एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है। इसमें की क्या कहते हैं, इसमें की टैक्सोनॉमिकल ऐड में नहीं आता। इसमें क्या होता है, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, या दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसको क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। ओके, आपका की के अंदर ही एक और ये आता है, ये क्या है, एक डिवाइस होता है। डिवाइस होता है जिसमें कि अल्टरनेट कैरेक्टर को जो दिए हुए रहते हैं उसके बेसिस पे मेज़र किया जाता है। ओके, तो ये आपका की के बारे में था। और जो ईच कैरेक्टर है, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर को एक साथ कपलेट कहते हैं, और वो जो सिंगल कैरेक्टर है, जो ईच कैरेक्टर है, उसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है उसको कहेंगे, ईच कैरेक्टर को क्या कहेंगे, लीड कहेंगे। तो ये एक तरह का की जो है डिवाइस है जो कि डायग्नोज करता है कैरेक्टर्स को। ओके, डिवाइस टू डायग्नोज अल्टरनेट कैरेक्टर। तो ये आपका चैप्टर 1 का की तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका कुछ एक रह गया है आपका, जैसे मोनोग्राफ और कभी कभी कैटालॉग के बारे में आता है, मैनुअल्स के बारे में होता है। ये क्या होता है आपका, तो फ्लोरा एंड फौना का भी जिक्र किया गया। फ्लोरा जो होता है, जो फ्लावर से रिलेटेड, जो प्लांट से रिलेटेड जो डिस्कवरी होती है, वो फ्लोरा कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ओके, तो इसके बाद हम मोनोग्राफ की बात करते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है, अब जो बुक है ये सब कलेक्शन ऑफ बुक्स होते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है, इसमें किस तरह जो है स्पीसीज़ का कैरेक्टर जो है इंक्लूडेड होता है वो। ओके, जो इसमें इंफॉर्मेशन जो होता है वो एक साथ कंपाइल इंफॉर्मेशन होता है, किसी भी स्पीसीज़ के बारे में बहुत सारे चीज़ों के बारे में मेंशन होता है। ओके, कंपाइल इंफॉर्मेशन। आपका कैटालॉग क्या हो गया, जैसे कैटालॉग के बारे में आप अगर कहीं हर्बेरियम या फिर कहीं भी जाते हो तो कैटालॉग के बारे में, तो वहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक्स के अरेंज होता है, अल्फ़ाबेटिक्स के बेसिस पे, अल्फ़ाबेटिक्स अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। तो ये थोड़ा इजी होता है इसके कंपेयर में, मोनोग्राफ के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका मैनुअल्स। क्या होता है, ये सब टर्म है आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं। मैनुअल्स क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन जो है इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है। इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, जैसे कि स्पीसीज़ का नेम हो गया, स्पीसीज़ किस एरिया में ये किया गया था। ओके, स्पीसीज़ नेम एंड कलेक्शन, किस एरिया से कलेक्ट किया गया था, ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपके मैनुअल्स में दी रहती है। तो कभी भी जो होता है वो सबसे बेस्ट जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो मोनोग्राफ को करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ में दी रहती है। ओके, मोनोग्राफ हो गया, कैटालॉग हो गया, मैनुअल्स हो गया। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो हम क्लास 11 चैप्टर 1 का डिस्कशन कर रहे थे।
तो क्लास 1 चैप्टर 1 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, बायोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी जो है उसका डेफिनेशन, स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सबसे रिलेटेड है। अर्नस्ट मेयर के बारे में बात की गई क्योंकि इन्होंने बहुत फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी कहा गया है इनको। ओके, डार्विन कहा जाता था 20th सेंचुरी का। उसके बाद हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर जो फीचरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ओके, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सब जो है सेलुलर बेसिस पे कैरेक्टर डिफाइन करना, उस वो जो है मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, वो आपके डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ आ गए। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो उसका कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फीचर पूछे जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उसको उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है और जो ग्रोथ होता है उसके बेसिस पे उसको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमने देखा कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका स्टडी उसके इन्वायरमेंट से, उसके इवोल्यूशन से कनेक्ट करके जो किया जाता है, वो पहले किस तरह था, अभी किस तरह, तो इसको सिस्टमैटिक्स स्टडी बोलते हैं। ओके, सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इस तरह का प्रोसेस फॉलो होता है। नॉमेनक्लेचर जो होता है वो लास्ट में होता है। ओके, नॉमेनक्लेचर जो है वो लास्ट में होता है। यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन पहले करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके फुल फॉर्म थे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये सारे आपके फुल फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। नोन स्पीसीज़ कितने हैं हमारे ये में? नोन स्पीसीज़ जो है हम लोग जानते हैं कि नोन स्पीसीज़ जो है 1.7 मिलियन है। ओके, तो ये हमारे नोन स्पीसीज़ हो गए। नेक्स्ट है आपका टाइप्स, होलोटाइप, सिनटाइप और लेक्टोटाइप क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस किया है। जब डिस्क्रिप्शन ऑफ कोई भी एक नया स्पीसीज इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर वो चीज़ का जो जिक्र है पहले कभी नहीं किया गया, उसको होलोटाइप कहेंगे। उसी के साथ जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थोड़े से डिफरेंट जो होते हैं वो उसको सिनटाइप कहेंगे। और इसी के साथ जो आता है वो आपका, जैसे मान लो पहले ये होलोटाइप हो गया। ओके, होलोटाइप के जो साथ ये किया गया उसको होलोटाइप के जैसा ही उसको पैराटाइप कहेंगे। और इसी का डुप्लीकेट जो आता है इसको आपको क्या कहेंगे, इस ये में हमने देखा था, जो डुप्लीकेट को क्या कहेंगे आप लोग, आइसोटाइप कहेंगे या टोपोटाइप कहेंगे। ओके, तो इसको हम लोग आइसोटाइप कह रहे थे। ये हमारा पैराटाइप हो गया। और जब यहाँ पर होलोटाइप नहीं है, इसकी जगह पे फिर से एक नया स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लोग न्यूटाइप कह रहे थे। तो ये सब आपके डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमने टैक्सोनॉमी के बारे में बात की कि टैक्सोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नॉमेनक्लेचर किस तरह बेसिस, नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने बात किया कि नॉमेनक्लेचर 3 तरीके से किया जाता था। पहले के टाइम में पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन जो है नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद ट्राइनोमियल, जिसमें कि 3 स्पीसीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इसमें मोर देन 2 होते हैं। ओके, मोर देन 2 और 3। ओके, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। तो ये पॉलिनोमियल जो है अब बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल होता है। चलिए अगला है हमारा टैक्सोनॉमी के बारे में डिफरेंशिएशन हमने देखा था। टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हैं, जबकि सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर जो करते हैं। ओके, और यहाँ पर इसके पहले एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड है, कैरेक्टराइजेशन करते हैं। टैक्सोनॉमी के काइंड्स के बारे में हमने देखा था, अल्फ़ा है, बीटा है, ओमेगा है। अल्फ़ा में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किए जाते हैं, बीटा में एनाटॉमिकल, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो बेस पे स्टडी की जाती है वो आपका बीटा टैक्सोनॉमी में हो गया। उसके बाद जो ओमेगा जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंसीडर करता है। आपका अगला हो गया, हमने ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़े थे, जिसमें कि क्लासिकल हो गया, आपका आर्टिफिशियल हो गया, फाइलोजेनेटिक, एक्सपेरिमेंटल, साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल, आपका कैरियोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है साइटोटैक्सोनॉमी से रिलेटेड पूछी जाती है कि अगर साइटोटैक्सोनॉमी है तो उसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, तो क्रोमोसोमल स्टडी होती है। ओके, अगर कैरियो है तो न्यूक्लियस, आप लोग जानते होंगे कैरियोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है न्यूक्लियर और क्रोमोसोम इसमें आता है। अगर डीएनए सीक्वेंसिंग के बेसिस पे अगर कैरेक्टर्स को स्टडी किए जा रहे हैं तो वो आपका कीमोटैक्सोनॉमी में आ जाएगा।
अगला हमने पढ़ा जो है कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा हमने कि अगर स्पीसीज एक किंगडम की ओर जा रहा है तो कैरेक्टर्स का नंबर जो है डिक्रीज़ होता है और उसी तरह ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज़ होगा। वहीं अगर सेकंड पॉइंट है कैरेक्टर किंगडम से स्पीसीज की ओर जा रहे हैं तो इसी का जस्ट अपोजिट है, कैरेक्टर का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है इंक्रीज़ होगा। जो ऑर्डर है वो किंगडम है, फाइलम है, इन केस ऑफ प्लांट यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा। क्लासेस जो हैं, फिर इसके बाद ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। अगर किसी को भी अगर क्लासिफाई करना है तो इस बेसिस पे हम लोग उसको रैंक देते हैं। उसके बाद बॉटनिकल हमने टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है उसके बारे में पढ़ा। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में पहला है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर स्पीसीज़ है तो उसको इस मेथड से हम लोग कंजर्व करते हैं। पहले कोई भी अगर सपोज एक लीफ हो गया या फिर कोई भी एक प्लांट का स्पीसीज़ हो गया तो उसको ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, उसके बाद उसको प्रिजर्व करेंगे। ओके, उसमें इंफॉर्मेशन जो होता है वो इंक्लूड क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से वो जो स्पीसीज़ है कलेक्ट किया गया, लोकल नेम, इंग्लिश नेम एंड बॉटनिकल नेम। ये तीन नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग जगह पे हर एक स्पीसीज़ का अलग नाम से उसको बुलाया जाता है। फैमिली और कलेक्टर्स नेम, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, ये सब जो है हर्बेरियम में रखा जाता है। नेक्स्ट हो गया बॉटनिकल गार्डन, ये सेकंड आपका टैक्सोनॉमिकल एड में आ जाएगा। ये इसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, जितने प्लांट्स हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन जो है अलग अलग जगह पर हैं जो कि बहुत फेमस है। ये एसीएम जो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट जो बॉटनिकल गार्डन है की है इंग्लैंड में। फर्स्ट इस्टेब्लिश जो है पाइसा है, इटली में हुआ था। लाल बाग जो है ये वन ऑफ द फेमस बॉटनिकल गार्डन है जो कि बेंगलुरु में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। ललॉयड जो है बॉटनिकल गार्डन आपका दार्जिलिंग में है। ओके, यहाँ पर दार्जिलिंग लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम क्या होता है? वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट या इधर डेड और किसी भी तरह से उसको कलेक्ट किया जाता है, किल किया जाता है और उसको पिन करके, ये ड्राई स्पेसिमेन को अगर रखना है तो उसको फ्री इन्वायरमेंट में रखते हैं। ओके, जार के अंदर मतलब ड्राई फुली तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अगर वेट स्पेसिमेन है तो उसको जार और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट हो गया, ये लास्ट है जूलॉजिकल। ये लास्ट आपका टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि जूलॉजिकल मतलब जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर जू वगैरह जहाँ पर एनिमल्स वगैरह का कलेक्शन रहता है। और नेक्स्ट आपका की क्या होता है? तो की एक जो डिवाइस है जो कि डायग्नोज करता है अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। हम लोग अगर सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर्स को हमने मेंशन किया, ओके, तो वहाँ पर वो डिफ़ाइन करके बता देगा कि जो स्पीसीज़ है किस ये से बिलोंग करता है। अगर दो कैरेक्टर है तो उसको कपलेट कहेंगे, एक कैरेक्टर है तो उसको लेड कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ये आपका जो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन किस तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, बुक्स होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है मोनोग्राफ होता है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक साथ इकट्ठा किए रहते हैं आपका। उसके बाद है कैटालॉग। क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट के बेसिस पे जो अरेंजमेंट होता है स्पीसीज़ का उसको बोलते हैं कैटालॉग। उसमें बहुत सारे स्पीसीज़ इंक्लूडेड होते हैं। मैनुअल्स क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, उसमें एक स्पीसीज़ का नाम होता है, कलेक्शन होता है, सारी चीज़ें जो है कहाँ से कलेक्शन किया गया, कलेक्शन ऑफ एरिया, मतलब एरिया वगैरह जो है मेंशन होता है। तो ये 9th जो है आपका इसके बारे में था। तो ये था ओवरऑल आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हुआ और होप कि आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप फर्दर क्लासेस के लिए उसे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।